प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये स्टडीज का हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जो आपने देखा कि इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो याद करने में बहुत ज्यादा परेशानी आती है। आपको पता है जयदी मैम है आपकी परेशानी सॉल्व करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम सबसे पहले देख रहे हैं फियोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फियोल प्रिंसिपल्स क्या है? ये फियोल जो है हमारे हेनरी फियोल जी हैं, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहलाते हैं, राइट। इन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल दिए हैं भाई, 14 इंजेक्शन लगते थे सुना है, इन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल दे दिए। अगर मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल हम सीख जाए तो मतलब हमारी लाइफ जो है वो ईजी हो जाएगी। चलिए आइए देखते हैं कैसे। अच्छा तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इन जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं इनको लर्न करने की टेक्निक बताऊंगी। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ और अपनी लाइफ में भी देखा है, बहुत सारे हमारे आसपास के लोग ऐसे होते हैं जो हमें कुछ ना हमेशा सिखाना चाहते हैं। जब भी हम कुछ करते हैं ना, कहते हैं यार तू गलत कर रहा है, मैं बताता हूँ कैसे कर। तो हर कोई कैसा बिहेव करता है, भाई मैं ब्रिलियंट हूँ, तो कुछ नहीं है, मैं ब्रिलियंट हूँ, है ना। तो हम यहाँ लर्निंग टेक्निक कैसे कर रहे हैं? डॉक्टर यूएसए, हमारी कंट्री जो है कहीं ना कहीं यूएसए से पीछे है, मतलब यूएसए मतलब ज्यादा बेटर है ना। तो डॉक्टर यूएसए साइड ओ, मतलब कि साइड हो जाओ, ठीक है। डॉक्टर यूएसए साइड हो, ठीक है, राइट। फर्स्ट हम प्रिंसिपल देखेंगे, हमारा डी से 2 प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, डिवीजन ऑफ वर्क एंड हमारा डिसिप्लिन, ठीक है। ये 2 प्रिंसिपल्स हमारे आ रहे हैं। ओके, सेकेंड आ रहा है हमारा, थर्ड प्रिंसिपल आ रहा है हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, राइट। फोर्थ प्रिंसिपल आ रहा है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिफ्थ प्रिंसिपल है ये यू से है हमारे, डी आर हो गया हमारा, यू से हमने करा। देन है हमारा एस, एस से है हमारे स्केलर चेन। स्केलर चेन सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपका रहता है, जिसमें आपको गैंग प्लान के बारे में भी बताया गया है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल हमारा 7th नंबर का प्रिंसिपल है। एट हम देख रहे हैं यूएसए, ए से है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दोनों की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट 9th प्रिंसिपल है हमारा एस से, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। 10th है इनिशिएटिव लेना, ये आपको अपने लाइफ में जरूर सीखना है, इनिशिएटिव जरूर लीजिए, ये लाइफ स्किल्स का पार्ट है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट वन इज स्पिरिट डीकॉ, ये भी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ज्यादा बारी पेपर्स में आता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 13 हमारा इक्विटी एंड द नेक्स्ट वन इज 14 ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है, राइट। इसको देखेंगे हम वन बाय वन, इन सबका क्या मतलब था। सबसे पहले हमने देखा डिवीजन ऑफ वर्क, इसका मतलब है कि काम जो है उसको डिवाइड कर दीजिए। अगर हर किसी को अपना अपना काम पता होगा तो हर कोई बेटर वे से वर्क कर सकता है, राइट। तो हम देख रहे हैं द एम ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क, ठीक है, राइट। अच्छा काम करना, डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे तो हर हर पर्सन अपना काम इफेक्टिवली करेगा और बेटर वे से करेगा, राइट। तो हमें लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि वर्क जो है वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए हर किसी में और स्मॉल टास्क में, राइट। तो डिवीजन ऑफ वर्क एक्चुअली में हेल्प करता है स्पेशलाइजेशन अचीव करने में। देखो अगर स्पेशलाइजेशन होती है इसका मतलब हर पर्सन को पता है कि मेरा जो वर्क एरिया है ना वो ये वाला है, इसके अंदर अंदर मुझे काम करना है, राइट। तो इससे क्या होता है, जिस भी पर्सन को पता है कि मेरा स्पेशलाइज्ड एरिया जो है मैं उसी में ही बेटर वे से वर्क करूंगा और अपना जो वर्क है, जो आउटपुट मुझे निकालना है, जो प्रोडक्टिविटी मुझे करनी है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर सकूंगा, ठीक है, राइट। आप इस कंटेंट को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आपको बहुत क्लियर हो गया होगा डिवीजन ऑफ वर्क को कैसे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन वर्ड ऐसा है, मम्मी पापा बचपन से बोलते रहते थे भाई थोड़ा डिसिप्लिन में आ जाओ, मेहनत से बिहेव करो। क्या बात है, मेहनत घर छोड़ के आए हो क्या? ये हमेशा जहां भी जाते थे ना हमेशा मम्मी पापा बोलते थे। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं उनको उनको ओबे कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। यहाँ हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो डिसिप्लिन रिलेटेड टू लाइक ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। और साथ में एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट, इसका मतलब क्या है कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है हमें उन्हें साथ साथ पूरा करना है, राइट। वर्कर और मैनेजमेंट जो है उनको एक दूसरे के कमिटमेंट्स को वर्क करना है। अगर मैनेजमेंट ने कहा है कि आप अच्छा काम करोगे तो हम इसके बदले में आपको रिवॉर्ड देंगे, तो अगर कहा है तो वो करना है, जो भी रूल्स बने हैं उन्हें फॉलो करना है। मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वर्कर है उसको साथ साथ में अच्छे से मोटिवेट कर देना है, ठीक है। इसी तरह जो वर्कर है जैसे ही उनको जिस चीज की इंस्ट्रक्शन मिलती है, मैनेजर्स जो उनको वर्क प्रोवाइड करते हैं उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए कि हम उन रूल्स को उसी के अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट हम देख रहे हैं रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब है कि हम जो एम्प्लॉइज को जो हमने पेमेंट करनी है वो सही होना चाहिए, जितनी वेजेस उनके बनते हैं उतने हमें उनको देने हैं। तो ओवरऑल हम रेम्यूनरेशन की यहाँ बात करते हैं, ओवरऑल पे जो हमने उनको देनी है एम्प्लॉइज को, और जो कंपनसेशन हमने उनको देनी है, दैट शुड बी फेयर। अब फेयर का मतलब यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉइज के लिए भी फेयर होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय जो है वो ब्लैकमेल करे कि भैया मुझे 50 लाख दोगे तभी मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जितनी कैपेबिलिटी है, जितना आप वर्क करे उसके अकॉर्डिंगली आपको पे स्केल मिले, राइट। तो एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं तो इट शुड बी लाइक ही शुड बी पेड फेयर वेजेस, उसको फेयर वेजेस मिलने चाहिए, राइट। अगर हम एम्प्लॉइज की बात करते हैं तो उसे क्या मिलना चाहिए, फेयर वेजेस मिलने चाहिए, राइट। ओके, तो हम देख रहे हैं ये हमारे फेयर वेजेस की यहाँ पे बात हो रही है एम्प्लॉइज के लिए। ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने जो वेजेस पे कर रहे हैं वो उनकी पेइंग कैपेसिटी में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनकी पेइंग कैपेसिटी हो ना और जो एम्प्लॉइज है वो कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो ज्यादा ही लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल, राइट। ऐसी होनी चाहिए कि वो हर किसी के लिए बेयरेबल हो। इससे बेनिफिट क्या होता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट इसके क्या है, इट विल एंश्योर गुड रिलेशन बिटवीन वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। वर्कर और मैनेजमेंट में क्या करता है, गुड रिलेशन मेंटेन करता है, ठीक है। इट विल एंश्योर स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ऑर्गेनाइजेशन है एम्प्लॉइज से ही चल रही है, तो स्मूथ रनिंग चाहिए, तो एक बेटर लाइक कॉपरेशन चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच, राइट। होप अच्छे से आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बिल स्टडीज में हर जगह आता है। अब ये कमांड का क्या मतलब है, कमांड का मतलब है जो हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा है ना वो एक ही पर्सन होना चाहिए। अगर एक पर्सन पे बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट काम थोप रहे हैं कि ये भी कर दो ये भी कर दो ये भी कर दो, तो जो पर्सन है उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। वो कुछ भी नहीं करेगा, बैठ जाएगा आराम से, भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, खुद करती हूँ, जा खुद ही संभाल, है ना। तो इसलिए क्या है, जब भी कोई एम्प्लॉय होता है उसके ऊपर एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो उसको सारी इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अगर सब उसको देंगे ही विल बी कंफ्यूज्ड, राइट। तो इसको कैसे हमने अंडरस्टैंड किया, वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, राइट। परफेक्ट, एक एम्प्लॉय के लिए एक ही बॉस होना चाहिए। डुअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड। यहाँ डुअल सबऑर्डिनेशन ये वर्ड आप कीवर्ड्स है एनसीईआरटी से लिए गए हैं, आपको अपने एग्जाम में यूज करने हैं। डुअल सबऑर्डिनेशन मतलब कि दो जने या दो से ज्यादा जने जो है वो गाइड कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आप ये काम करो, ये भी कर दो ये भी कर दो, तो वो नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड ये हमें क्या कहता है, देखो इस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे, दैट ईच पार्टिसिपेंट इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। सिर्फ एक से ही ऑर्डर रिसीव करें और उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उन्हीं को आंसर करना, ठीक है, राइट। सो दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड, राइट। इससे क्या बेटरमेंट होता है, इससे कंफ्यूजन प्रिवेंट होती है कि आपको कंफ्यूजन हुई नहीं होगी, आप इजीली अपने काम को कर सकेंगे। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ये आपने जरूर मेंशन करना है, क्वेश्चन में आ जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करते, तो बेटा यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करेंगे, अगर ये हमारा यूनिटी ऑफ कमांड वाला जो प्रिंसिपल है फॉलो नहीं होता है तो इट मीन इंसान का डोसा बन जाता है, ऐसे फ्लैट हो जाता है, बैठ जाता है आराम से कि भाई मैं कुछ काम नहीं कर रहा, तो उसकी लाइफ कैसे हो जाती है, सीधी सी फ्लैट। भाई जिंदगी में उथल पुथल होनी चाहिए, डोसा नहीं बनना चाहिए। तो ध्यान रखना है, यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करना है। क्या क्या हो जाता है, डोसा बनने का यहाँ पे मतलब है डिसिप्लिन इज इन जेओपार्डी। मतलब डिसिप्लिन जो है वो नॉट सेफ होता है, डिसिप्लिन सही नहीं रहता, गलत वे में मूव हो जाता है, राइट। ठीक से ओबीडियंस नहीं हो पाती है, राइट। ऑर्डर इज डिस्टर्ब, जो भी ऑर्डर जो प्रोसीजर जिस तरीके से काम को किया जा रहा है, जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। स्टेबिलिटी इज थ्रेटन्ड, जो ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस, या उससे बेटर मूव कर पा रहे, प्रॉफिट अर्न कर पा रहे, वो पूरी की पूरी हिल जाए, राइट। अथॉरिटीज अंडरमाइन मतलब जो अथॉरिटी है, जो हर पर्सन अलग अलग वे में हमें प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या हो जाएगी, वीक पड़ जाएगी। जो पर्सन है, जो इम्प्लॉय है, वो किसी की बात को नहीं सुने, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉयलेशन, लाइक अगर हम ये फॉलो नहीं करते तो हमारा डोसा बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है एक ही गोल, मतलब डायरेक्शन जो है हर किसी की डायरेक्शन जो है टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल होनी चाहिए, राइट। अगर इकोनॉमी अगर सॉरी इकोनॉमी नहीं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाइक अगर बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए, डिवीजन बने हुए, तो उनका काम जो है वो डिफाइंड होना चाहिए, वन हेड वन प्लान।
हर किसी का गोल जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान, राइट। इट मीन्स हर डिवीजन जो उनके लाइक हमने डिपार्टमेंट बनाए होते हैं, हर किसी का अपना वर्क दिया होता है कि आपका ये वर्क है, डिवीजन करी हुई है। इट शुड हैव इट्स ओन इंचार्ज प्लान्स एंड रिसोर्सेज, मतलब कि उनका अपना बहुत क्लियर डिफाइन होना चाहिए कि इंचार्ज उनका कौन सा है, किसको ने आंसर करना है, प्लान क्या क्या है, और कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करके हमें गोल्स की तरफ मूव करना है, राइट। इन दिस केस, इन एनी केस इफ वी सी टू कि लाइक वर्किंग ऑफ टू डिवीजन शुड नेवर ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब है कि एक दूसरे के काम को, यानी एक ने भी वही काम कर दिया, दूसरे में भी वही काम कर दिया, तो क्या हो गया, टाइम वेस्ट हो गई। तो इट शुड बी अवॉइडेड, राइट। इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। एक्शंस जो है उनमें यूनिटी लाता है कि सब अपने काम को अच्छे से कर पाए और टुवर्ड्स द सेम डायरेक्टेड गोल होना चाहिए। एंड इट प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ये पॉइंट इसमें आपने मिस नहीं करना, कुछ भी हो जाए। यूनिटी जो है, यूनिटी ऑफ एक्शन, और साथ में ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं हमारा फंक्शन है, हमारा प्रिंसिपल है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या, देखो स्केलर चेन, स्केलर चेन का मतलब है कि जो हमारी हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक तक पहुंचता है, कि मूवमेंट कैसे होती है, हमें अगर किसी को इंस्ट्रक्ट करना है तो हाईएस्ट से लोअर लोएस्ट तक, मतलब कि जो एम्प्लॉइज है या वर्कर्स है उन तक हम अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की आपको काम को ऐसे करना है, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। मतलब मूवमेंट जो होगी वो यही होगी, अगर नीचे वाले पर्सन को कुछ काम है तो वो ऊपर वाले पर्सन को बोलेगा कि मेरी बात जरा मैनेजर तक पहुंचा दो, राइट। जनरली ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरीके से वर्क होता है, जो डायरेक्ट जो हमारा वर्कर होता है वो मैनेजर से डायरेक्टली डील नहीं करता है, उनके बीच में सुपरवाइजर होता है जो उनकी बात को पहुंचाता है, ठीक है। द चेन शुड नॉट बी वायलेटेड इन द नॉर्मल कोर्स। तो ये जो चेन है ये मतलब वायलेट नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए कि आप डायरेक्टली चले गए जी, जाके मैनेजर का रूम खोल दिया जी, मुझे तो पहले आज बात करनी है उसके बाद ही मैं काम करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसे फॉलो करना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, किसी डिपार्टमेंट को आपस में बात करना पड़ता है, जो सेम लेवल के डिपार्टमेंट है उनको अगर आपस में बात करना पड़ता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं गैंग प्लान, राइट। गैंग प्लान ये होता क्या, दिस इज द शॉर्टर रूट टू अवॉइड एनी डिलेज इन केस ऑफ इमरजेंसी। क्योंकि अगर हमें दो पर्सन को, एक ही सेम लेवल के पर्सन को आपस में बात करनी है, ठीक है, तो अगर एक अकाउंट डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उनको आपस में अगर बात करनी है तो नहीं कर सकते कि उनकी पूरा प्रोसीजर पहले मैनेजर तक पहुंचेगा फिर दूसरी साइड जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। डायरेक्टली एक ऑप्शन होना चाहिए जिसे हम कहते हैं गैंग प्लान, उसकी हेल्प से वो लोग आपस में बात कर सकते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, अगर आपको ये क्लियर हो रहा हो, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये हमारे गैंग प्लैंक का डायग्राम है। स्केलर चेन किस फॉर्म में मूव करेगा, ये ऊपर से, अगर हम ऐसे अपनी बात को पहुंचा रहे हैं या ऊपर से नीचे अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, ये क्या हो गया हमारा स्केलर चेन। अगर इस तरीके से मूवमेंट है, किस तरीके से मूवमेंट आप देख पा रहे हैं, हमारी ये जो मूवमेंट है, अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ये देखिए, अगर ये हमारी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है तो ये मूवमेंट क्या कहलाएगी, गैंग प्लैंक, ठीक है। आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको अपनी डायग्राम में आपने बनाना भी है, आप एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं, मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया था, राइट, ठीक है। तो इस चीज को आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इसका मतलब क्या है कि जो इम्प्लॉइज है ना वो भी स्टेबल होने चाहिए। ये नहीं है कि आज कोई एम्प्लॉय आ रहा है, कल दूसरा एम्प्लॉय आ रहा है, भाई ये पसंद नहीं आया, भाई दूसरा रख लो, ये काम करने के लायक नहीं है, चेंज कर दो। ये नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉय रखा है उसे रिटेन करो, ठीक है। रिटेन करना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी क्रिएट करनी है तो हमें एम्प्लॉय टर्नओवर को स्टॉप करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए। एम्प्लॉय शुड हैव स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, कि भाई उनके बाद जो वो काम कर रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी है, वो वहां पे इफेक्टिवली एक ही जगह पे काम कर सके, राइट। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब जनरली क्या होता है, अगर एम्प्लॉयज को इनसिक्योरिटी है कि जो मेरा काम है मुझे पता है ये कभी भी मुझे निकाल सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, दे वुड टेंड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। वो पहले ही छोड़ देंगे, भाई मेरे को मजा नहीं आ रहा, मुझे काम अच्छे से, वर्किंग एनवायरमेंट अच्छा सा नहीं मिल रहा, तो मैं काम नहीं करूँ,
ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, ऑब्वियसली एम्प्लॉय टर्नओवर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो अगर एम्प्लॉय जो है वो इनसिक्योर फील कर रहा है, तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एम्प्लॉय को थोड़ा सा कंफर्ट जोन में लाएं। ठीक है। अगेन बियरिंग अननेसेसरी कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर हम देखें ना, अगर एम्प्लॉय टर्नओवर रेट बढ़ता रहेगा तो हमें बार बार ना रिक्रूटमेंट कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, सिलेक्शन कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, और बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। देखो ऑब्वियसली रिक्रूट करना है, सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय को, इंटरव्यूज देने हैं, उनको ट्रेन करना है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, टाइम भी लेता है, मनी भी स्पेंड कराता है। तो हमें उस चीज से, उस कॉस्ट से बचना है। ठीक है, राइट। अगर ये नहीं फॉलो होगा, ऑब्वियसली हमें ये बियर करना पड़ेगा। तो वी नीड टू सी कि हमें ये प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट मैंने आपको बताया ये वाला आपका जो प्रिंसिपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अथॉरिटी का मतलब होता है कि डिसीजन खुद ले। इट इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस। भाई मैंने ये ऑर्डर किया, आपको ये करना है, तो ये क्या हो गया कि भाई ऑर्डर है ना, ये करना है। बंदा आप सेटिस्फाइड भी नहीं है कि भाई मैं क्यों करूँ, इसका ऑर्डर क्यों मान। लेकिन अथॉरिटी जो अथॉरिटेरियन बिहेवियर करता है वो क्या होता है, अथॉरिटी कि ऑर्डर दे रहा है और इसके जो रिपोर्टिंग है आपने काम कर लिया या नहीं वो मुझे बताओ। ठीक है, राइट। इसमें हमारा ऑफिशियल अथॉरिटी होती है, एक पर्सनल अथॉरिटी होती है। ऑफिशियल अथॉरिटी हमारी अथॉरिटी अथॉरिटी टू कमांड रहती है कि हम लाइक सबऑर्डिनेट को या अपने जो भी हमारे अंडर सुपरवाइजर है हम उसको बता रहे हैं कि आपने कैसे काम को करना है और ऐसे ही चाहिए काम। ठीक है। पर्सनल अथॉरिटी होती है अथॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर। हम एक इंडिविजुअल मैनेजर को ही अथॉरिटी देते हैं कि आप इस तरीके को, आपको अथॉरिटी है, आप डिसीजन ले सकते हो कितना अमाउंट प्रोडक्ट का प्लान करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना एक जनरल वर्ड है जो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से। इसका मतलब होता है ड्यूटी, कि आपकी ड्यूटी है मुझे ये करना। इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। जैसे ड्यूटी दी है उसको करते जाओ। ठीक है, राइट। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी में ना अथॉरिटी नहीं होती है कि आप डिसीजन खुद नहीं ले सकते। ठीक है, अथॉरिटी में क्या था, आपके पास राइट है कि आप खुद डिसीजन ले सकते। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपकी ड्यूटी है, जैसे काम बोला है आपको वैसे करते जाना है, राइट। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस प्रिंसिपल शुड नॉट बी वायलेटेड। ठीक है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस बना के चलना है। किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, किसको कितनी अथॉरिटी देनी है, इस चीज को कंसिडर करके चलना है, पहले से ही इन्फॉर्म करके चलना है। ठीक है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको सबऑर्डिनेट करना है जनरल इंटरेस्ट में। कैसे? इट मींस द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। मतलब कि किसी एक पर्सन पर्सनली किसी का अगर इंटरेस्ट है, एम है, मुझे ये टास्क पूरा करना है, तो वो इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लिए टारगेट सेट कर रहे हो, दैट इज फाइन। बट लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, उनको प्रायोरिटी पे रखना, राइट। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का, जनरल इंटरेस्ट में लेके जाना है इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, कि सबके सेम ही मोटिव हो। इनिशिएटिव। देखो इनिशिएटिव का मतलब होता है कि खुद खुद सबसे आगे आना। इट मीन टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, कि भाई मुझे तो पढ़ना ही है। ओ माय मैम ये कैसे कह रहे हो, मोटिवेशन ये तो नहीं आती जल्दी से, बहुत डिफिकल्ट है, हमने जैसे तैसे बोर्ड के एग्जाम निकाल लिए। मैं समझ पा रही हूँ बेटा, बस 2 ही आपके पड़ाव रह गए हैं, एक बिजनेस स्टडीज का और ये आपका अकाउंट्स का। बस ज्यादा टेंशन नहीं है, थोड़ा सा इनिशिएटिव आपकी तरफ से और चाहिए। तो इट इज द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, राइट। इट इज वन ऑफ द ट्रेट्स ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन। अगर कोई पर्सन इंटेलिजेंट होगा, उसको नॉलेज होगी, तो वो इस चीज में बहुत इंटरेस्टेड रहता है इनिशिएटिव लेने में। जनरली आपने देखा होगा क्लास में क्या होता है, बच्चे इनिशिएटिव नहीं लेते, आंसर नहीं देते, उन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता कि भाई मेरा आंसर ना गलत ही होगा। तो उनको क्या होता है, सेल्फ डाउट रहता है कि मेरा आंसर गलत ही होगा, इस वजह से वो आंसर नहीं देते। लेकिन जो इंटेलिजेंट पर्सन है, जिसको पता है मैंने पढ़ाई कर रखी है, मुझे मैं सही क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ, मैं सही आंसर दे रहा हूँ, वो जरूर इनिशिएटिव लेके बोलेगा। तो इससे पता चलता है कि पर्सन जो है वो इंटेलिजेंट है। तो हम पियोलॉजी के अकॉर्डिंगली अगर देखते हैं, वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ अथॉरिटी, राइट। तो वर्कर्स जो है उनको लाइक इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए जितनी उनको दी गई है, उतनी अथॉरिटी में वो एनकरेज होने चाहिए कि वो इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क कर सके। प्लान को इम्प्रूव करना ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है।
उनमें इम्प्रूवमेंट आना। तो इसके लिए क्या है, इनिशिएटिव शुड बी एनकरेज, कि हर किसी को बोलने का राइट होना चाहिए और एम्प्लॉयज में एक अंदर से जज्बा होना चाहिए कि भाई हम अपनी बात को बोल सकते हैं और इसमें बेटरमेंट करवा सकते हैं। राइट, परफेक्ट। तो हम इसके बाद में देख रहे हैं नेक्स्ट हमारा 11th प्रिंसिपल आ रहा है डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। यहाँ मैंने लर्निंग टेक्निक में डी लिखा था, तो इसलिए मैंने डिसेंट्रलाइजेशन पहले लिख दिया, परेशान नहीं हो जाना। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है इट मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, मतलब एक ही जगह पे एक ही पर्सन है जो वो ही डिसीजन ले सकता है और कोई नहीं ले सकता। अब क्या है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में तो चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत आई आप चले गए जी सर ये बताना जरा, बता देंगे, हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन कब होता है, जब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे डिसीजन लेने हैं, अगर हम एक पर्सन पे डिपेंडेंट रहेंगे कि सर आप ही जैसे बताओगे वैसे ही हम करेंगे, तो वो गलत है, उससे क्या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो जनरली डिसेंट्रलाइजेशन जो है हमारे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ठीक है। जनरली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो होता है और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन फॉलो होता है, ठीक है। तो फ्योल जी कहते हैं देयर इज अ नीड टू बैलेंस सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन विद मैनेजर्स रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन। अब इन्होंने क्या किया, बैलेंस बनाना है। बैलेंस कैसे बनाना है भाई, अपने जो जो डिसीजन लेने हैं उसमें अपने साथ में सबऑर्डिनेट्स को ऐड कर दिया, जी आप बताइए आपका क्या व्यू पॉइंट है, हमें कैसे इकोनॉमी का, हमारे कैसे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना चाहिए इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो सब अपने डिसीजन लेंगे, ठीक है। फिर सेंट्रलाइज अथॉरिटी किसके पास हो गई, ठीक है, सबके डिसीजन ले लिए, उसके बाद में मैनेजर जो है वो फाइनल कर देगा डिसीजन को। तो इस तरीके से ना बैलेंस बनाना है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। डिसेंट्रलाइजेशन से काफी बार ना एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा लाइक मोटिवेटेड फील होता है कि हमारी बात को सुना है, ये हर बंदा चाहता है, हर पर्सन चाहता है कि मेरी बात को कोई तो सुने भाई, ईयर टू ईयर हर किसी को चाहिए, ठीक है। राइट, नेक्स्ट 12th हमारा प्रिंसिपल है स्पिरिट डी कॉप्स। देखो यहाँ पे स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब है अपनी स्पिरिट जगाना, ठीक है। बचपन से जैसे आप छोटे थे आपके अंदर एक जज्बा था, उसको उसको ना मतलब अपने अंदर ना क्रिएट करके रखना, उसको दबने नहीं देना। राइट, तो फ्योल जी क्या कहते हैं, मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द एम्प्लॉयज, ठीक है। स्पिरिट होनी चाहिए, आपस में एक हार्मनी होनी चाहिए कि हम जो भी काम को कर रहे हैं इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं। हमें ये रियलाइज करना है कि हम जब भी कोई काम कर रहे हैं उसकी वजह से हमें रिवॉर्ड मिल रहा है या रिजल्ट मिल रहा है अच्छा, तो दैट इज बीइंग डन बाय द टीम, नॉट बाय द इंडिविजुअल। अगर कोई भी काम होता है तो हर किसी के पास में वो काम जो है वो टीम से होता है। जैसे आप देखो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मैं अकेले इसमें मेरा सब कुछ नहीं है, ऑब्वियसली पीपीटी मैंने बनाई है वेरी गुड, लेकिन ना इसमें मेरे साथ अर्नब और मुस्कान यहाँ पर हैं, तो ये मेरे साथ हैं, मेरे से पढ़ भी रहे हैं साथ साथ, और मैं आपके लिए पीपीटी भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपना ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये टीम वर्क है। राइट, ठीक है, मैंने मेहनत करी, कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे सपोर्ट करा, तो मैंने आपके लिए वीडियो बना के डाल दी। राइट, ओके। तो ये क्या, मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी, है ना। ये नहीं कहो मैंने सब कुछ किया, मैं सब हूँ, भाई नहीं, वी एंड दैट डाल दो कि हम सब कुछ है ना। कभी भी कोई भी चीज करने के लिए एक अकेला पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसके साथ कोई ना कोई होता है। राइट, इन ऑल हिज कन्वर्सेशन, देखो रिप्लेस करना है आई को वी के साथ जब भी बात कर रहे हो, कि भाई ये हम सबका काम है, हम सब ने मिलकर इस काम को करा है। तो जब भी बात कर रहे हैं कन्वर्सेशन में, आई को किस में बदल देना है, वी में। इससे क्या है, इन ऑल द कन्वर्सेशन विद वर्कर्स टू फोस्टर टीम स्पिरिट, ताकि उनको भी आए कि भाई हम लोग टीम है, ये हमारा ही काम है, हम भी इंटरेस्टेड है इस काम को करने के लिए। तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट इसके क्या होंगे, इट विल गिव राइज टू अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, आपस में ट्रस्ट बिल्डिंग होगी। ये मैनेजर साहब बहुत बढ़िया हमारी बात को सुनते हैं। राइट, और बिलोंगिंगनेस आएगी अमंग द टीम मेंबर्स कि भाई हम लोग एक है, ठीक है। इट विल मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टी। अब अगर कोई काम नहीं कर रहा तो आप उसे पेनल्टी लगा रहे हो कि बेटा तू आज लेट आया, तूने आज ये काम नहीं करा, तूने बताया था कि प्रोडक्टिविटी इतनी होनी है, नहीं हुई है, तो इसका मतलब आप पे आपकी पेनल्टी लगेगी। तो ये अगर पेनल्टी देते हैं ना, नेगेटिव मोटिवेशन होता है, तो वो नहीं करना। हमें क्या करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना। ट्रस्ट बिल्ड करने से ना सामने वाला आपके लिए खुद काम करेगा। तो आपने क्या करना है, आई को वी में बनाना। राइट, 13 13 है हमारा इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है सबको इक्वली ट्रीट करना, फेयरनेस टू ऑल द एम्प्लॉइज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। इससे क्या होता है, इट एम्फसाइजेस जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर टुवर्ड्स द वर्कर। राइट, तो वर्कर
जो है सारे वर्कर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉइज हैं हमारे पास, लेकिन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर किसी को इक्वली ट्रीट करना। अगर एक को ज्यादा दोगे, एक को कम दोगे तो डिमोटिवेशन होगा। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है, जस्टिस रखना है, मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किस किस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनैलिटी, या मेंशन करेंगे। नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स, राइट। अगर ऐसा होता है तो इट विल एंश्योर लॉयल्टी एंड डिवोशन। ठीक है, जो एम्प्लॉइज हैं आपस में एक लॉयल रिलेशन बनेगा और एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट बिल्डिंग डिवोशन होगी कि हम जैसा चाहते थे हमें वैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा। ऑर्डर, अब यहाँ ऑर्डर का मतलब ऑर्डर देना नहीं है। यहाँ ऑर्डर का क्या मतलब है? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अ पर्सन, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग और एवरीवन इन इट्स प्लेस, राइट। मतलब हर पर्सन के लिए जो काम है वो इस तरीके से, मतलब लाइक जो भी हर काम है उसके लिए एक प्रॉपर पर्सन अलॉटेड होना चाहिए। ठीक है, एक ऑर्डर में होना चाहिए, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। ठीक है, हर किसी के लिए, हर चीज के लिए और हर पर्सन के लिए एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। इट मीन्स ऑर्डरलीनेस। क्या कहते हैं इसको? इट मीन्स ऑर्डरलीनेस। ये हमें क्या हेल्प करता है? इससे कोई भी हमारी एक्टिविटीज जो है वो हिंडर नहीं होती। हमें पता है कि हर पर्सन को अपना प्लेस अलॉट है, वो अपना काम एफिशिएंटली कर सकता है। हर पर्सन को एक पोजीशन अलॉटेड है, उससे इट विल इंश्योर नो हिंड्रेंस इन द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंड इट विल लीड टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या था? एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। तो अगर हम ऑर्डर में चीजों को लेके चलते हैं, हर चीज का और हर पर्सन का एक प्रॉपर प्लेस होगा, तो हमारे लिए वो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ आपने अपने 14 प्रिंसिपल्स को याद कर लिया है मेरे साथ में। कैसे हमने इसको याद करा था? डॉक्टर यूएसओ, सॉरी, डॉक्टर यूएसए साइड ओजा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं चैप्टर में नेचर और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हम देख रहे हैं इसको लर्न कैसे करेंगे। देखो, अगर मैनेजमेंट के हम फीचर्स को अंडरस्टैंड करें ना, कोई भी पर्सन अगर मैनेज हो जाता है, मैनेज कर लेता है चीजों को, राइट, तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। यहाँ हमने इसको लर्न करा है, ग्रेट फ्यूचर विद एमयूसी। अभी आप लोगों ने सुनी होंगी एमएनसीज, ये देखो, ये मैंने अपने खुद बनाई है, डेवलप करी है, इसको अंडरस्टैंड करा। एमएनसीज क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज है। ये क्या है? एमयूसी मतलब हमारी जो मल्टी यूनिवर्सल कंपनीज है। यूनिवर्सल मतलब जो सब जगह एप्लीकेबल है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, राइट। तो ग्रेट फ्यूचर विद एमयूसी, अगर हम ऐसे काम करेंगे कि जो हमारे यूनिवर्सल हो, सब जगह एप्लीकेबल हो, तो ऑब्वियसली हम बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। तो फीचर ऑफ मैनेजमेंट को कैसे लर्न करेंगे? ग्रेट फ्यूचर विद एमयूसी, राइट, परफेक्ट। जनरल गाइडलाइंस होती हैं किसी भी, अगर हमने मैनेजमेंट करनी है तो हर चीज की प्रॉपर एक जनरल गाइडलाइंस है, उन्हें फॉलो करना है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। ऐसा नहीं है कि किसी भी काम को करने चले हैं भाई इसी रिजिड फॉर्मेट से करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी, आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी है, जिस वर्क पे मैनेजमेंट लगा रहे हैं उसको उसके अकॉर्डिंग भी करना है। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब ये मैनेजमेंट जो होती है ना, ये धीरे धीरे ना आपके अंदर घुलती जाती है। ये धीरे एकदम से नहीं आते, कोई हमें बोले मैनेज हो जा तो मैनेज नहीं हो सकता। ये धीरे धीरे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने लाइफ में, अपने वर्क के साथ में, तो आपके अंदर मैनेजमेंट आती जाती है कि आपको पता चलता है चीजों को ऑर्गेनाइज कैसे करना है और चीजों को मैनेज कैसे करना है, राइट। मेनली बिहेवियरल रहता है इसमें, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। ऑब्वियसली जैसा ह्यूमन का बिहेवियर होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारी मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव रहती है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ये सब जगह अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब अगर यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी आपको। कई बार मैं सोचती थी कि साइंस के बच्चे जो है वो एमबीए क्यों करते हैं। आप सोच के देखिए, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं तो भी आपको हर चीज की मैनेजमेंट जरूर 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 करनी है। अब अगर आप साइंस के भी पर्सन है, आपके पास में कुछ साइंटिफिक चीजें हैं या कुछ केमिकल्स वगैरह हैं, उनको आपने आपस में मिक्स करना है, तो हर चीज को आपको प्रॉपर सेपरेटली मैनेज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी गलत केमिकल ऐड हो गया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट हर चीज में चाहिए। ठीक है, कंटीजेंट रहता है और साथ में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एक काम का दूसरे पे इम्पैक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को जल्दी से कर सकते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ में। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, देखो अगर आप मैनेजमेंट करते हो ना, तो आपके लिए इतनी अच्छी फीलिंग है कि आप अपने लिए रोज ला रहे हैं। वैलेंटाइन डे आता है, बंदा परेशान हो जाता है कि भाई मुझे तो किसी ने रोज दिया ही नहीं, ओए होए होए।
है ना, बड़ा दुख होता है। तो अपने लिए खुद ले आओ भाई। आपकी लाइफ में आपके लिए ऐसा मौका कब आ सकता है, जब आप मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को समझ पाए। रोज फॉर मी देखेंगे फर्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे, प्रोवाइड मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये हमारे जो मैनेजर हैं उनकी हेल्प करता है कि जितने भी जो अंदर घुसी हुई चीजें हैं ना, उनको रियलिटी में कन्वर्ट कर। हमारे मैनेजर को केपेबल बनाता है कि वो किस तरीके से अपने काम को इफेक्टिव और आउटपुट तक पहुंचा सकता है, प्रोडक्टिव बना सकता है। ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हमने चीजों को मैनेज करना सीख लिया, तो मतलब जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हम उनको इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी आप लोगों को। मेरे पास एक बच्चा आता है, उसके पेरेंट्स ने उसे फोन, क्या एप्पल का फोन और लैपटॉप, आईपैड सब कुछ लेके दिया हुआ है, प्ले स्टेशन। अब इतनी सारी चीजें हैं, बट वो क्या कहता है, फिर भी मैं पढ़ूंगा नहीं। अब इतने सारे रिसोर्सेज हैं, डिजिटली इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं आपके पास, फिर भी आप उनका यूज करके अभी अपने प्रायोरिटी वाले टास्क पे वर्क नहीं कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, आप मैनेजमेंट नहीं सीखे। तो अगर आप मैनेजमेंट सीख जाते हैं, मैनेजमेंट के रेलेवेंस को अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर सकते हैं और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी बेटर कर सकते हैं। ठीक है। साइंटिफिक डिसीजन ले सकते हैं। मैनेजमेंट अगर आई है आपके अंदर आ चुकी है, तो आप साइंटिफिकली अपने डिसीजन को स्ट्रांगली ले सकते हैं। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट है आपके अंदर, तो आप सोशल सोसाइटी के प्रति भी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी सर्विस जो है वो अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं इकोनॉमी में, अपने आसपास के सोशली जितने आप कनेक्टेड हैं जिन लोगों से। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आपके आसपास जो जो चेंजेस आ रहे हैं, उनको आप अडेप्ट कर सकते हैं, जल्दी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई चेंज आया तो उसे एक्सेप्ट कर लो, इतना ज्यादा लाइक स्टबर्न नहीं होना है, रिजिड नहीं होना है। तो अगर आप इम्पोर्टेंस समझते हैं मैनेजमेंट की, तो आप एनवायरमेंट को जल्दी से अडेप्ट कर सकते हैं, राइट। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो अगर अगर आप अपने अंदर इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि आपने मैनेजमेंट की रेलेवेंस को अंडरस्टैंड करना है, तो ऑब्वियसली आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग देना, किसी को एजुकेशन देना कि आपने कैसे काम को करना है। और कोई भी अगर रिसर्च वगैरह हो रही है, तो रिसर्च को, उन सारी चीजों को आप मैनेज कर सकते हो। अगर आप ये सारी चीजें करते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन में आप चीजों को बढ़ावा दे सकते हो, अल्टीमेट गोल की तरफ पहुंच सकते हो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम को करने के लिए पहले ऑब्वियसली ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और साथ में रिसर्च जरूरी है। अगर आपने काम के बारे में अच्छे तक तह तक जाके नहीं देखा है, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि आप चीजों को मैनेज कर पाए। तो आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे पॉइंट्स लर्न हो गए होंगे। रोज फॉर मी, आर से रियलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, एस से साइंटिफिक डिसीजन, एंड एस से अगेन एक और है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करना, और ई से एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, जो भी हमारे एनवायरमेंट में चीजें चल रही हैं उनको जल्दी से अडेप्ट करना, और फॉर मी में हमारा एम है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इससे हमारे सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर कवर हो जाते हैं, राइट। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, काफी ज्यादा। इसका एक सेकेंड पार्ट मैं आपके लिए जल्दी ही लाने वाली हूँ। ठीक है, थैंक यू।